मुझे ऐसा लगता है कि ये शरद पवार जी को भी पता है, ये कांग्रेस को भी पता है, ये अपोजिशन को भी पता है और ये बात मेरे ख्याल से सबको पता है। मुझे भी आशंका है कि इनको पता है। वो ये है, जेपीसी हो या सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी हो, इनको पता है कि अंत में निर्णय जो होगा वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में होगा और इंटरनेशनल कोर्ट्स में इन लोगों को, मेरे ख्याल से शरद पवार को यह सूचना मिल चुकी है कि जो मॉरिशस के अंदर शेल कंपनीज हैं उसमें जिसका पैसा है वो किसका है, ये खबर इनको आ गई है। तो ये कहना चाह रहे हैं शरद पवार कि जेपीसी की बात छोड़ो, अभी तो 15-20 दिन के अंदर जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से जो खबरें आएंगी और जो सूचनाएं मिलेंगी वो इतनी भयावह होंगी कि चाहे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी हो, चाहे वो जेपीसी हो, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। देखिए, अब ये डिसाइड होगा इंटरनेशनल कोर्ट्स में। जो शरद पवार जी ने कहा उसका, इसका माने इंगित वो करना चाह रहे हैं कि आप कुछ भी करो, अभी हल्ला 15-20 दिन के अंदर ये पता चल जाएगा। अच्छा, और सोचिए आप, देखिए किस किस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। आज ये सूचना मिली कि जो किरण भाई पटेल है, इसके बारे में 6 महीने पहले इसके मकान के कब्जे के बारे में पुलिस में रिपोर्ट हो चुकी थी। गुजरात के अंदर उसके खिलाफ रिपोर्ट हो चुकी थी और ये आदमी कश्मीर गया था और किसी आदमी से इसने 15 लाख रुपए का कैश लिया था। पुलिस की सूचना में था ये। पुलिस में सूचना में होने के बावजूद, इसके खिलाफ केस दर्ज होने के बावजूद इसको Z+ सिक्योरिटी मिली। देखिए, पूरा मामला जो है गोलमाल है। तो मुझे लगता है शरद पवार भी सेफ खेल रहे हैं, कांग्रेस भी सेफ खेल रही है, क्योंकि अब ये सूचनाओं का जो विस्फोट होगा ये भारत की जमीन से नहीं होगा, ये होगा विदेश की जमीन से। और उस विदेश की जमीन में ना तो जेपीसी की आवश्यकता रहेगी, ना सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी की आवश्यकता रहेगी और ये इंटरनेशनल कोर्ट्स में चीजें लड़ी जाएंगी। देखिए, मेरा शक जो है, मेरे पर हार नहीं है, मेरा शक है और मुझे इस बार का डर है, इसमें कहीं दाऊद इब्राहिम का पैसा तो नहीं लगा है। राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि स्रोत बताइए पैसा किसका है, अगर ये पैसा जो ड्रग स्मगलिंग का पैसा गुजरात में अडानी पोर्ट में पकड़ा गया था, अगर वो ये पैसा है, देश की सुरक्षा पे खतरा है। अगर ये दाऊद इब्राहिम का पैसा है या नीरव मोदी और ललित मोदी का पैसा है तो देश की आंतरिक सुरक्षा पे खतरा है। क्या कोई ऐसी डील हो गई है नीरव मोदी से, ललित मोदी से और मेहुल चोकसी से और इन लोगों से, तो विदेश जाके 15-15, 20-20 हजार करोड़ लोग के बैठ गए हैं, इनका पैसा रूट करके इसकी कंपनी में आया है और उसके बदले कोई बार्गेनिंग हुई है जिसकी वजह से मेहुल चोकसी का जो इंटरपोल का नोटिस था वो रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया गया। ये शक है। मुझे लगता है कि बहुत गहरी चाल है। शरद पवार बड़े शातिर खिलाड़ी हैं और जिस तरह का रिएक्शन दिया है संजय राउत ने और कांग्रेस ने, इसका मतलब है कि इन्हें पता चल गया है 15 दिन में खिचड़ी क्या पकने वाली है। अब ये सूचनाएं बाहर से आएंगी और ये अडानी साहब, जो मुझे लगता है, जो मेरा शक है, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, अब इंटरनेशनल जो उनके समझी के बारे में लंदन के कोर्ट ने कहा है, अब ये इंटरनेशनल फ्रॉड का मसला है। इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और इन्वेस्टर्स हैं, उनके पैसे का मसला है। अगर वहां से विस्फोट होने वाला है तो ये जेपीसी का क्या, जेपीसी की जांच पे तो लगेगा टाइम। 15 दिन के अंदर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से जो खबरें आने वाली हैं, मुझे ऐसा लगता है शरद पवार ने इसलिए खबर दी है, इसमें बेवजह परेशान, और जो वो खबरें आएंगी पूरा माहौल चेंज हो जाएगा, राजनीतिक पटल चेंज हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि आज की तारीख में डिफेंसिव मोड में है बीजेपी। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि शायद उनको भी एक खबर मिल गई है कि जो अब ये इंफॉर्मेशन आएगी ये इंटरनेशनल लेवल से आएगी, दूसरे देशों से आएगी और सारे लेवल, चाहे उसमें चाइना का एंगल हो, चाहे उसमें इजराइल का एंगल हो, चाहे जो ये हमारे शत्रु देश हैं, चाइना हमारा शत्रु देश है, उससे भी जैसे स्रोत निकल के आ रहे हैं। तो ये जो सूचनाएं आएंगी, क्योंकि ये काउंटर बैलेंसिंग है वेस्टर्न ब्लॉक की और चाइना की, और चाइना से जिस प्रकार के स्रोत मिल रहे हैं, अब ये सूचनाएं बाहर से आएंगी। जेपीसी की जांच की जरूरत नहीं होगी। 15-20 दिन के अंदर ऐसी सूचनाएं मिलेंगी राजीव जी कि आप दिन, आपको थोड़ा विषय अलग है, वो ये है, मैं सोच रहा था ये परिवारवाद पे आजकल बहुत डिस्कशन होता है, तो मैं सुबह ये सोच, विश्व का सबसे अच्छा पिता कौन है, तो मैंने विचार किया कि इंदिरा गांधी मां थी, उन्होंने, राजीव गांधी तो पायलट थे, मजबूरी में उनको आना पड़ा। सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी और राहुल गांधी को भी बना थी और बाद में मंत्री भी मनमोहन सिंह बनाना चाहते थे, नहीं बनाया। मुझे लगता है दुनिया का सबसे अच्छा अगर पिता कोई है तो वो माननीय अमित शाह हैं। आप ये सोचिए, जय शाह ने जो करीब 30-32 साल के मेरे ख्याल से हैं,
टेक्सटिंग उन्होंने की है गुजरात की किसी यूनिवर्सिटी से, और 3-4 साल के बाद ही उन सीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है। इससे अच्छा परिवारवाद का पूरे विश्व में मुझे नहीं मिल सकता। मैंने उस पिता के त्याग को देखिए, आप अमित शाह साहब के त्याग को आप देखिए। 32 साल का आदमी सौरव गांगुली पड़ा, बड़े बड़े क्रिकेटर नहीं बन पाए सेक्रेटरी, और वहां पे नियम बदला गया। जो नियम था कि एक ही बार का टेन्योर मिलेगा जय शाह, क्योंकि वो अमित शाह जी के परिवार के हैं। लेकिन मुझे तो आश्चर्य होता, परिवारवाद पर डिस्कशन करते हैं, माननीय जय शाह की बात क्यों नहीं करते। दूसरी बात जो आपने कही, जो आपने पूरा, मैं 1 मिनट में बताता हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। देखिए, वास्तविकता में यह मुद्दा जो है अंतरराष्ट्रीय जगत में एक उद्वेलन का कारण है। भारत प्रतिष्ठा रोज गिर रही है। मेरी भारत माता जिसके प्रति मेरा समर्पण है, मेरी जन्मदात्री मां का निधन हो गया है, मेरी मां आज की तारीख में भारत माता है। इसको रोज पूरे विश्व से विलाप मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, क्योंकि मेरी भारत माता परेशान है, इसलिए मैं परेशान हूं। पूरे विश्व में जो कहा जा रहा था भारत का डंका बज रहा है, भारत की खिल्ली उड़ रही है राजीव जी। चाहे वो अडानी का नाम हो, चाहे किरण भाई पटेल का नाम हो, चाहे चीनी कनेक्शन का नाम हो, चाहे किरण भाई पटेल के 6 महीने पहले भी एफआईआर लिखी जा चुकी थी उसका मसला हो। पूरे विश्व में मेरी भारत माता की खिल्ली उड़ रही है। मैं कुछ भी राजीव जी सहन कर सकता हूं। मेरे भारत माता पे और भारत की एकता अखंडता पे कोई आक्रमण करेगा, कोई होगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसे श्राप जरूर दूंगा। जी आप बस श्राप मत दीजिए। आप हमने कहा ना कि 10 दिन पहले हमारी मीटिंग हो गई, इस इशू पर हम लोगों ने बातें की। इस लाइन पर आगे जाने के लिए हमने डिस्कशन किया। कुछ इश्यूज ऐसे थे कि जहाँ अलग अलग राय थी, वह अलग अलग राय क्या है वो भी रखी, और इसकी बैकग्राउंड क्या है ये भी हमने बताया। सही है, मुझे नासिक लग रहा है। सर, आपने ये भी कहा कि अडानी को क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। अडानी जैसे लोग अच्छा काम करते हैं उनका ऐसे मैंने कहा नहीं कि मेरे मुँह पर आम मत डालिए। मैंने ये कहा कि एक ज़माना ऐसा था कि उस ज़माने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर क्रिटिसिज्म करना हो तो टाटा बिरला पर हम क्रिटिसिज्म करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं। और दूसरा देशवासियों को भी पता लगा है, अंदाज़ा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसलिए आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे। और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है।